आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद एज अ सिंगल बॉडी दोनों आपस में चिपक जाती हैं और एज अ सिंगल बॉडी दोनों की दोनों आगे जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो ऐसे कोलिजन को हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बोल देते हैं। अच्छा, अब आप एक डायग्राम देखिएगा, इसमें यहीं पर हम पेज नंबर 39 पर हैं। तो 39 पर इसमें देखिएगा कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन ये दो डायग्राम दे रखे हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इसमें हमने कहा कि दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है जिसका मास जो है वो m1 है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u1 है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, ठीक है। और जो दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है, उसका मास m2 है और वो रेस्ट में है, ठीक। अच्छा, तो ये बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन। उसके बाद क्या होगा, जब ये टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद में क्या होगा, ये ऐसे चिपक गए m1 और m2। नाउ बोथ ऑफ देम मूव टुगेदर एज अ सिंगल बॉडी विद वेलोसिटी v। तो ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ये टकराने के बाद की कहानी है। अब हम ये कहेंगे एज द लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, linear momentum is conserved, linear momentum conserved है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि जो मोमेंटम बिफोर कोलिजन है दैट मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन वाला कितना है, मास इनटू वेलोसिटी इसका m1u1 प्लस m2 इंटू 0, क्योंकि ये रेस्ट में था, इसकी जो वेलोसिटी थी u2 वो थी 0, ये रेस्ट में था। अच्छा, और इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद अब दो अलग अलग बॉडी नहीं रही, अब टकराने के बाद क्या हो गया, सिंगल बॉडी बन गई। तो जब सिंगल बॉडी बनी तो सिंगल बॉडी क्या हो गई, m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। m2 इंटू 0 तो ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया हमारे पास m1u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये हमारे पास आ गया। यहाँ से हमने आफ्टर वाली जो है आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी निकाली, तो v इज इक्वल टू m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1u1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो दोनों बॉडीज आपस में चिपक गई हैं उस, और फिर वो जो कॉमन जिस वेलोसिटी से जा रही है वो वाली वेलोसिटी हमने निकाली। उसके बाद आगे चलेंगे, अब आप बात करेंगे नेक्स्ट, इस पर आ गए हैं पेज नंबर 40 पर। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑन कोलिजन इज, तो टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, ठीक है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी वो हम निकालेंगे। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इसको बोलेंगे डेल्टा के, और ये क्या हो जाएगा के आई माइनस के, के आई माइनस के एफ। इनिशियली उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और फाइनली काइनेटिक एनर्जी रह गई कम। भाई दो बॉडीज जब दोनों चिपक कर चलेंगी तो उनकी उतनी वेलोसिटी नहीं होगी, ठीक है ना। पहले अकेला इतना सा मास था, तो इतना सा मास जो है उसकी वेलोसिटी u1 थी, तो ये ज़्यादा तेज स्पीड से चलेगा। लेकिन जब दोनों के दोनों कोलाइड करने के बाद में जब स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो चिपकने के बाद उनकी कॉमन वेलोसिटी ज़्यादा नहीं हो सकती क्योंकि वजन बढ़ गया है, तो वेलोसिटी कम होगी। और जब वेलोसिटी कम होगी तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कम होने वाली है। तो इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो इनिशियल में से फाइनल को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, हाफ m1u1 स्क्वायर, ठीक है। इसकी तो कोई काइनेटिक एनर्जी रहेगी ही नहीं, है ना। m2 की तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि उसकी तो वेलोसिटी ही 0 है।
तो हाफ m1u1 स्क्वायर, दिस इज योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्लस सॉरी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 प्लस m2, यानी कि जो टोटल मास था m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर, ठीक है, m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। अब ये करने के बाद में हम ये कहेंगे वी की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो इक्वेशन 1 से वी की वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, तो हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 प्लस m2, और फिर v की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, v की वैल्यू कितनी है m1u1, तो स्क्वायर है उसका, तो m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और फिर क्या होगा कि इससे एक वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब क्या होगा, आगे देखते हैं जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, डेल्टा के इज इक्वल टू हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m1u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, हाफ m1u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, है ना, इतना हो गया। अब चलिए जी इतना हो गया। अब इसके बाद इसमें मेरे को दिखाई दे रहा है हाफ m1u1 स्क्वायर इधर भी है, हाफ m1u1 स्क्वायर इधर भी है, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया हाफ m1u1 स्क्वायर, इसको हमने कॉमन ले लिया, इधर बचा 1 माइनस 1 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस 1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है सॉरी m1 ओके m1 स्क्वायर था बेटा, मैं करना भूल गया, m1 स्क्वायर था, तो एक m1 यहाँ पर रह गया क्योंकि मैंने बाहर तो m1 निकाला है, हाफ m1u1 स्क्वायर निकाला है, तो m1u1 स्क्वायर बाहर आ गया, इधर m1 स्क्वायर था, तो एक m1 यहाँ पर रह गया। अब एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर, m1 प्लस m2 1 में मल्टीप्लाई होगा, m1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, माइनस m1 प्लस m1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 स्क्वायर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया। तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जो रिलेशन आया है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी आया है। वैसे भी हम जानते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो ज़्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आती है। तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस फॉर्म में लॉस हुआ है, उसका हीट और साउंड की फॉर्म में। वही टकराया तो टकराने से हीट जनरेट होगी और आवाज़ भी आएगी, तो हीट और साउंड में ही उसका काइनेटिक एनर्जी का जितना भी लॉस है वो हीट और साउंड की फॉर्म में हुआ है। उसके बाद आगे चलेंगे, फिर है कि हम एक रेशो निकालेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। हम KF का और KI का एक रेशो निकालेंगे, KF अपॉन KI, ये कर लिया, ठीक है। पेज नंबर 40 पर बेटा नीचे की तरफ ये जो नोट्स प्रिंट आउट होकर आए हैं ना, इसमें पेज नंबर्स थोड़े धुंधले लिखे हैं, तो इनको आप पेन से थोड़ा सही लिख लेना। चलिए जी, अब KF अपॉन KI, तो ये जो KF है फाइनल काइनेटिक एनर्जी वो थी हमारी हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ m1u1 स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि m1 प्लस m2 अपॉन m1 m1 प्लस m2 अपॉन m1, इसको तो ऐसे लिख दिया m1 प्लस m2 अपॉन m1, और फिर ये है v स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर। अब जो v है, v की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, v की वैल्यू क्या है m1u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए
ऊपर हमने छोटा सा लिख रखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना। तो इसका मतलब क्या है, v की वैल्यू डाल रहा हूँ अपॉन m1। तो v की वैल्यू है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 u1 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और अपॉन में u1 स्क्वायर है, तो इसको लिख दो u1 स्क्वायर अपॉन 1। अब जानते हैं सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है। कैसे लिखेंगे, m1 प्लस m2 अपॉन m1, सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ गया, ये हो गया m1 u1 स्क्वायर। और ये जो बीच वाले टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ गए, तो m1 प्लस m2 का स्क्वायर इंटू u1 का स्क्वायर। तो u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कट गया, एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कट गया, और इधर जो m1 था इस एक m1 से m1 स्क्वायर था, सॉरी, तो एक m1 से एक m1 भी कट गया, तो ऊपर m1 बचा और नीचे बचा m1 प्लस m2, ठीक है। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो फाइनली ये आया कि kf अपॉन ki इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2, ये रिलेशन आ गया kf अपॉन ki। यहाँ तक बता दीजिए बेटा, सभी को क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। बाकी बच्चे बताएं भाई, सिमर, सुधांशु, विभोर, निधावी, खुशी, अवनी। यस सर। सही है, चलिए जी। अब इसके बाद देखिएगा इस रिलेशन को हम लेस देन 1 कैसे बोल रहे हैं। लेस देन 1 क्यों बोल रहे हैं? लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग। तो लेस देन 1 इस वजह से बोल रहे हैं कि कभी भी न्यूमरेटर में अगर छोटा टर्म और डिनोमिनेटर में बड़ा टर्म होता है तो वो लेस देन 1 ही आएगा। 1/2 देख लीजिए 0.5, 1/3 देख लीजिए 0.3, 1/4 0.25। तो जितने भी टर्म्स हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो लेस देन 1 होता है। तो हम ये कहेंगे सिंस m1 is less than m1 plus m2, therefore m1 upon m1 plus m2 is less than 1। that is, ये जो रेशियो है ये क्या है, kf upon ki, kf upon ki is less than 1। this shows that kinetic energy after the collision is less than kinetic energy before the collision। कैसे? ये ki को इधर ले गए तो ये ki इधर आ गया, ये काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। तो kf इज लेस देन ki if the target is massive, that is m2 is very greater than 1। ठीक है, अगर टारगेट मैसिव हो। क्या बोलेंगे कि इफ द टारगेट इज मैसिव, मतलब ये जो m2 है इफ इट इज वेरी ग्रेटर देन m1 तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि m2 बहुत बड़ा है m1 से, m2 बहुत बड़ा है तो हम ये कहेंगे m1 m1 अपॉन m2। तो m1 कैन बी नेग्लेक्टेड क्योंकि m1 छोटा है बहुत ज़्यादा, और जब नेग्लेक्ट कर दिया जाता है किसी चीज़ को, दैट इज m1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग किलोग्राम अगर होगा तो उसको हमने कह दिया कि और m2 है मान लीजिए 50 किलो का, और वो है 1 किलो का भी नहीं है, 1 किलो से कम का है, तो क्या मूव कर पाएगा उसको? चिपक के वहीं बैठ जाएगा चुपचाप। तो क्या होगा, है ना, kf अपॉन ki, इसकी वैल्यू कितनी है, m1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी कि 0 अपॉन 0 प्लस m2, ये 0 के बराबर हो गया। तो kf अपॉन ki, इसलिए इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 बोला गया। ठीक है ना। अच्छा, जब kf अपॉन ki 0 के बराबर हो गया तो ki तो 0 है नहीं क्योंकि मास भी था, कुछ वेलोसिटी भी थी, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी ना।
वो इधर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है कि वो रेस्ट में आ गया, बिल्कुल वहीं चिपक कर बैठ गया। वो उसको m1 मास m2 मास इतना बड़ा था कि m1 मास जो है वो m2 को हिला ही नहीं पाया, मूव ही नहीं कर पाया। तो kf इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, ये हो गया। फिर है hence in a light moving body collide against any massive body at rest and sticks to it, practically all of its kinetic energy is lost। तो जब लाइट मूविंग बॉडी होती है, कोई हल्की बॉडी होती है और वो बहुत भारी बॉडी को वो कोलाइड करती है उसके अगेंस्ट जो कि रेस्ट में है और स्टिक्स टू इट मतलब वो चिपक जाती है आकर, हल्की बॉडी भारी बॉडी पर चिपक जाती है, तो उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है। भाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पूरी लॉस हो गई, तभी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो आई, तो इसका मतलब उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो गई। ठीक है जी, चलिए जी। उसके बाद जो है एक टॉपिक और है, ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि उसके जो स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस में कल देख लूँगा, लेकिन जो ये टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, पेज नंबर 41 पर ये वाला करेंगे अभी जरा। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन इंटरेस्टिंग है, आएगा अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा, देखते हैं। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, 2 डायमेंशंस का मतलब क्या है कि अब अगर कोई बॉडी टकरा रही है, जैसे कैरम बोर्ड की बहुत सारी गीटियाँ रखी हुई हैं और उस पर हमने स्ट्राइकर से बड़ी तेज़ी से स्ट्राइक कर दिया, तो जब हम स्ट्राइक कर रहे हैं तो स्ट्राइक करने के बाद में वो जो कैरम की जो गीटियाँ हैं, कॉइन्स बोलते हैं कैरम कॉइन्स, तो वो सारे के सारे कॉइन्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है उसके बाद हम ये कहेंगे कि अब एक डायमेंशन में यानी कि एक सीन में तो मोशन हो नहीं रहा है, अब तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि वो 2 डायमेंशंस हो गई, है ना। तो इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस देखते हैं जरा। सपोज अ पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी u1 कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल ऑफ मास m2 एट रेस्ट। आफ्टर द कोलिजन लेट द 2 पार्टिकल्स मूव विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 मेकिंग एंगल्स θ1 एंड θ2 विद x एक्सिस। समझिएगा, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, तो देखिए जी, एक मास है m1 और वेलोसिटी है u1, तो u1 वेलोसिटी के साथ एक मास m1 चल रहा है। फिर इधर एक बॉडी रखी हुई है, उसका मास है m2, उसका मास m2 है। अच्छा, और इस जगह पर जहाँ पर ये रेस्ट में रखी हुई है बॉडी, मैंने माना कि ये ओरिजिन पर रखी हुई है, ये एक्स एक्सिस हो गया और यहीं से आपने वाई एक्सिस बना लिया, तो हमने माना कि ये जो m2 है ये ओरिजिन पर रखा हुआ है। अब क्या हुआ कि ये एक बॉडी आई और इस बॉडी ने यहाँ पर आकर इसको जोर से स्ट्राइक करा। अब जब ये स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद में क्या होता है कि m1 अलग डायरेक्शन में जाता है और m2 अलग डायरेक्शन में जाता है। किस तरह से जाएंगे, हमने कहा टकराने के बाद में m1 बॉडी, m1 जो है वो इधर जाता है ऐसे, और किस डायरेक्शन में जाता है, वो x एक्सिस के साथ θ1 एंगल बनाते हुए जाता है। ठीक है, तो m1 यहाँ पहुँचा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ में अगर मैं देखूँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ अभी भी वो θ1 ही बनाएगा और उसका डायरेक्शन इस तरफ है, उसकी जो वेलोसिटी है वो v1, तो वो हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जैसे इसने θ1 एंगल बनाया तो मैं क्या कह दूँगा कि भाई इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v1 cos θ1, v1 cos θ1, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, v1 sin θ। समझ गए होंगे, v1 cos θ1 और v1 sin θ। इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। हमने कहा कि m1 इस डायरेक्शन में गया और m2 इस डायरेक्शन में गया। m2 ने बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल θ2,
इसमें हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा 2 बनाया, यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये मास m2 है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हमने कहा इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v2 है, ये कितना एंगल बना रहा है थीटा 2, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 cos थीटा 2। इस तरफ जा रहा है तो वर्टिकल इसका डाउनवर्ड होगा, वो उस तरफ जा रहा है ऊपर की तरफ तो उसका वर्टिकल अपवर्ड होगा। तो इसका जो वर्टिकल है वो जाएगा v2 sin थीटा 2, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम ये कहेंगे आफ्टर द कोलिजन। यहाँ तक सभी को डायग्राम क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, यहाँ तक सभी को क्लियर है? समझ गए सभी? यस सर। ठीक है जी, जी सर। ओके। अब देखिए आफ्टर द कोलिजन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंटम ऑफ m1। मोमेंटम के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मास m1 की अगर हम बात करें तो m1 v1 cos थीटा 1 मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो m1 v1 ये हम बात कर रहे हैं मोमेंटम ऑफ m1। तो इसके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा m1 v1 cos थीटा 1, भाई मास इनटू वेलोसिटी करो, ये कहाँ हो गया अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। और m1 v1 sin थीटा 1 अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसी तरीके से जब m2 की बात करेंगे तो m2 v2 मोमेंटम ऑफ m2 ये हो जाएगा m2 v2 cos थीटा 2 along positive x axis और m2 v2 sin थीटा 2 along negative y axis। m2 v2 sin थीटा 2 along negative y axis, ठीक। आगे चलते हैं जी। Applying the principle of conservation of momentum along x-axis। एक बार प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है along x-axis। तो जब x-axis की बात करेंगे तो भाई टकराने से पहले तो ये वाली बॉडी तो रेस्ट में थी, ये वाली बॉडी मोशन में थी, तो m1 u1 ही तो रहेगा बस। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x एक्सिस। अगर x एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस के अलॉन्ग ही ये आ रहा था, तो m1 u1 मोमेंटम बिफोर कोलिजन। बेटा ना समझ में आया ना बता देना, ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन तो x एक्सिस के अलॉन्ग एक तो ये है m1 v1 cos थीटा 1 और एक क्या है m2 v2 cos थीटा 2। तो ये हो गया हमारा आफ्टर कोलिजन। तो m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2 ये हो गया। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। फिर है द इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 और m2 अलोंग y एक्सिस इज 0। तो m1 का या m2 का इनका इनिशियल मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग तो ये जा ही नहीं रहे थे, तो इनका इनिशियल मोमेंटम 0 था। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस जब हम लगाएंगे तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। क्या मास m1 y एक्सिस के अलोंग जा रहा था? हम कहेंगे नहीं जा रहा था। तो y एक्सिस के अलोंग उसकी वेलोसिटी 0, तो m1 इंटू 0 ये 0 हुआ। ये तो बेचारा वैसे ही रेस्ट में रखा था, तो इसकी वेलोसिटी तो वैसे भी 0 है। तो इनिशियल मोमेंटम मतलब मोमेंटम बिफोर कोलिजन हो गया 0। और आफ्टर कोलिजन m1 v1 sin थीटा 1 m1 v1 sin थीटा 1 क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस में है तो प्लस का लेंगे,
और m2v2 sin थीटा 2 नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इसको हम नेगेटिव माइनस में लेंगे। तो ये हो जाएगा m1v1 sin थीटा 1 माइनस m2v2 sin थीटा 2। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे आज तक काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो हाफ m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू, उससे पहले तो उसकी वेलोसिटी तो थी नहीं कुछ, तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक बता दीजिए भाई, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आगे का भी कर रहे हैं अभी फटाफट, बताओ। स्पेशल केसेस हैं 3, फटाफट करते हैं। देखिएगा, पहला है ग्लैंसिंग कोलिजन। स्पेशल केसेस, पहला है ग्लैंसिंग कोलिजन। ग्लैंसिंग कोलिजन देखिए, 3 तो ये इक्वेशन हो गई। ग्लैंसिंग कोलिजन में क्या होता है? ग्लैंसिंग कोलिजन में और थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वो वाला केस है कि ये जो थीटा 1 है, थीटा 1 0 डिग्री, मतलब ये तो जाएगा बिल्कुल सीधा सीधा, और थीटा 2 90 डिग्री, ये जाएगा बिल्कुल 90 डिग्री पर। समझ गए? कैरम का वो वाला केस, जब कैरम की एक वीटी यहाँ पर रखी है और एक वीटी यहाँ पर रखी है, ये तो टकरा कर निकल गई बिल्कुल सीधी, और ये 90 डिग्री ऐसे चली गई। ठीक है, हाँ जी, टेंजेंशियल। तो हम ये कहेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं 1 और 2 इक्वेशन अगर लेता हूँ, तो इसमें ग्लैंसिंग कोलिजन में थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो इक्वेशन 1 है वो क्या, उससे क्या समझ में आता है कि m1u1 इज इक्वल टू m1v1 cos 0 प्लस m2v2 cos 90। भाई cos 90 हो गया 0, तो पूरा का पूरा 0, cos 0 होता है 1, तो m1u1 इज इक्वल टू m1v1। ठीक है, m1 से m1 काट दो, तो u1 इज इक्वल टू v1 हो गया। इक्वेशन 1 से तो ये समझ में आया। इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं। ग्लैंसिंग कोलिजन में इक्वेशन नंबर 2 का क्या होगा? ये वाली, तो 0 इज इक्वल टू m1v1 sin 0 डिग्री माइनस m2v2 sin 90 डिग्री, ये पूरा 0, m2v2 और sin 90 होता है 1। ठीक है, तो देखिए मास तो उसका बॉडी का 0 हो नहीं सकता, तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी ये 0 हो जाएगी। नेगेटिव साइन है, m2 के साथ नेगेटिव साइन है, कोई बात नहीं। वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी 0, तो ग्लैंसिंग कोलिजन में ये होगा कि वो बस छूता हुआ उसको निकल जाएगा और ये जाएगी नहीं ऐसे, बस ये यहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो वो ऐसे छूता हुआ निकला, तो हमने ये कहा कि ये ऐसे छूता हुआ निकल गया और ये यहीं पर है, तो बस दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, ये इस तरह से थीटा 2 90 डिग्री हो गया, ये मूव ही नहीं करेगी। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है, समझ गए? यस सर। ठीक है, अब इसी तरीके से ओके, इसी तरीके से देखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टारगेट पार्टिकल कौन सा है? ये m2 ऑफ टारगेट पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ m2v2 स्क्वायर, v2 ही 0 है तो ये 0 हो गया। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद जो है, इसके बाद सेकंड वाला केस और देख लीजिए, बस 2 करवाऊंगा, थर्ड कल करवाऊंगा।
सेकंड केस है हेड ऑन कोलिजन. हेड ऑन कोलिजन में क्या है? सच अ कोलिजन द टारगेट पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल दैट इज θ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री. देन इक्वेशन 1 and 2 टेक द फॉर्म्स. तो आप ये देखिएगा हेड ऑन कोलिजन मतलब बिल्कुल सीधा इस पर स्ट्राइक करता है. तो जब सीधा स्ट्राइक करता है तो जो θ2 है ये 0 डिग्री हो जाएगा. फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे. ठीक है, तो हम ये कहेंगे हेड ऑन कोलिजन के केस में जो θ2 है वो 0 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो इक्वेशन 1 ये क्या बनेगा इसका? m1u1 is equal to m1v1 cos θ1 plus m2v2 cos 0. ठीक है, तो m1u1 is equal to m1v1 cos θ1 plus m2v2 क्योंकि cos 0 तो 1 होता है. बस इतना. और इक्वेशन 2 का क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 0 is equal to m1 v1 sin θ1. ठीक है, और sin θ2 0 हुआ है. m2 v2 sin 0. तो ये आपका 0 इज इक्वल टू m1 v1 sin θ1. इतना आ गया. एंड इक्वेशन 3 फॉर काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स अनचेंज्ड. जो इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगा. ठीक है जी, बस इतना कर लीजिए आप. बाकी जो इसका थर्ड केस है ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, ये वाला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये दो टॉपिक्स आपके बचे हैं, ये मैं आपको कल करा दूँगा. ठीक है, तो कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा कल. और जहाँ तक है रोटेशन वाला भी कल स्टार्ट कर ही देंगे. ओके, गुड नाइट. मेरे को कोई ऊपर टॉर्क बता दो. हाँ बेटा, टॉर्क बता दो और थोड़ा कोई बता बता दो. आज क्लास में मैंने भी पूछ लिया था. अरे बहुत आसान है, अभी समझा.